हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। और कल की पिछली क्लास में आपने जितना पढ़ा था उसके आगे आज की दूसरी क्लास होगी। तो दूसरी क्लास में आज हम देखेंगे हेनरी नियम के बाद अणुसंख्य गुणधर्म, राउल्ट का नियम, और उसके बाद आपको जो इसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी बता दूंगा। और जितना मैंने बता दिया है सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, इसके बाहर आपको कॉपी किताब नहीं उठानी है। इतना लेक्चर आप सुन करके अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाइए और पहले पार्ट से सब कुछ आ जाएगा इतने में ही। तो इसके बाद हम कल जहाँ हमने अपना टॉपिक छोड़ा था हेनरी के नियम में, तो उसकी परिभाषा एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं। उसके बाद राउल्ट के नियम में चलते हैं। हेनरी का नियम कल हम एक बार पढ़ा चुके थे। एक बार फिर कुछ दूसरी तरीके से परिभाषा देख लीजिए। किसी गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक का मतलब वाष्प दाब ही समझो, आंशिक पीएस, आंशिक वाष्प दाब विलयन में घुली गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है। वही सूत्र, आंशिक दाब समानुपाती मोल अंश। मोल अंश अच्छा घटक गैस का लेंगे तो XG भी लिख सकते हो। अब इसके बाद हमेशा समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगाएंगे। जब इसका चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई स्थिरांक आता है, तो KH हेनरी स्थिरांक इसको कहते हैं, और ये XG का मतलब गैस का मोल अंश। ये हो गया तुम्हारा हेनरी का नियम। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले राउल्ट का नियम पढ़ लेते हैं। उसके बाद राउल्ट के नियम के बाद अणुसंख्य गुणधर्म की तरफ चलेंगे। और इन दोनों नियमों में ये समझ लीजिए, कोई ना कोई 2 नंबर का पूछेगा, या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम में पहले परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखे दे रहा हूं। अवाष्पशील द्रवों के विलयन में उसके प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसमें उपस्थित विलय के मोल अंश, विलय कह सकते हो, या घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम में गैस, इसमें केवल द्रव, बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों का सेम ही सेम है। प्रत्येक अवाष्पशील विलयनों में या विलयनों के घटक का आंशिक दाब घटक के, किताब में जब पढ़ोगे ना तो बहुत उल्टा सीधा परिभाषा लिखी है, वो तुमको याद नहीं होगी कभी, तभी ये नियम बड़े लगते हैं। जब ऐसे परिभाषा याद कर लोगे, ये समझ जाओगे तो बस परिभाषा याद है। फिर घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P बराबर या समानुपाती कर दो मोल अंश, वही X से मोल अंश हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 माइनस PS बटे P0। ये हमने बताया था आंशिक वाष्प दाब, इसको भी कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब, बराबर मोल अंश को हम N प्लस कैपिटल N, मतलब कुल मोल, विलयन के कुल मोल तथा घटक के मोल,
ये हो गया तुम्हारा राउल्ट का नियम। तो अभी हेनरी का नियम बताया था इससे पहले, ये हो गया आपका राउल्ट का नियम। अब हम इसके आगे अणु संख्य गुणधर्म के बारे में पूरा पढ़ेंगे और इससे पेपर में न्यूमेरिकल या किसी एक की परिभाषा पक्का आएगी। अणु संख्य गुणधर्म, इसकी नाम में ही परिभाषा छिपी, देखो अणु संख्य गुणधर्म। कल की क्लास में हमने बताया था कि अणुओं की संख्या, अणु संख्य गुणधर्म का मतलब कि विलय की अणुओं की संख्या पर निर्धारित होने वाले गुण या विलय और विलयन के गुणों को अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। जो मतलब विलय की अणुओं की संख्या, जैसे क्वथनांक बढ़ गया, जितना हमने विलय डाला, विलय डालने से क्वथनांक बढ़ गया, या विलय डालने से हमारा क्वथनांक कम हो गया, या वाष्प दाब कम हो गया, है ना। इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं, हमारा क्या विलयन में परिवर्तन होता है, ताप दाब सांद्रता में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कहते हैं अणु संख्य गुणधर्म। तो इसके लिए 4 प्रकार के अणु संख्य गुणधर्म है। पहला तुम्हारा वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब हम तुमको बता चुके हैं कि किसी विलयन के उसके किसी घटक द्वारा या विलय के घटक द्वारा या विलय द्वारा उसी विलयन में वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब इसका अवनमन पढ़ना है। तो ये है तुम्हारा विलयन। इस विलयन में तुम्हारा विलयन कह दो या शुद्ध विलायक कह दो। अभी इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। कोई वाष्प उड़ के जा रही होगी और इसको एक तस्तरी से या किसी प्लेट से या इसको एक ऐसा बर्तन लिया है जो चारों तरफ से बंद है। अब ये वाष्प उड़ के गई, इस सतह से टकराई और पुनः वापस आ गई। इसे ही कहते हैं वाष्प दाब का, वाष्प दाब कहते हैं बस इसे, कि ऊपर गई टकरा के वापस उसी विलयन में दाब लगाने लगी, इसे कहते हैं वाष्प दाब। अब इस वाष्प दाब को हमको कम करना है। मान लो 5 बार है वाष्प दाब, अब इसको हमको कम करना है। कम करने के लिए एक शब्द याद कर लो, अवाष्पशील पदार्थ। जो खुले वातावरण में वाष्प अवस्था में नहीं बदलते हैं उनको कहते हैं अवाष्पशील, जैसे नमक और शक्कर। तो अवाष्पशील पदार्थ को मिलाकर किसी विलयन के या अवाष्पशील विलय को मिलाकर या घटक को मिलाकर किसी विलयन के वाष्प दाब को कम करना वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। एक लाइन की परिभाषा सुन लो, किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से उसका वाष्प दाब में कमी आ जाती है, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये हो गया। इसके सूत्र के लिए देखो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा अंतिम वाष्प दाब एवं के अंतर तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र ये भी हो सकता है। ये तुमको पता है किसके बराबर होता है, ये देख लो, ये इसके बराबर। तो ये सब आपस में एक हो गए राउल्ट के नियम से, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, ये शुद्ध हो गया P0 या प्रारंभिक, इसको यहाँ लिख दो ऐसे ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलय या घटक मिलाने के बाद का वाष्प दाब अब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलायक का वाष्प दाब तथा घटक मिलाने के बाद के वाष्प दाब के अंतर के अनुपात को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये भी होती है इसकी परिभाषा, इसी को अपेक्षिक अवनमन भी कहते हैं। हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन में सेम इसी की जैसी परिभाषा की कोई अवाष्पशील पदार्थ, पहले परिभाषा याद कर लो जो इम्पोर्टेंट है, समझने का टाइम अभी है नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको पूरा डिटेल से समझा दे रहे हैं। वाष्प दाब का अवनमन होता है किसी अवाष्पशील पदार्थ को, लिखे दे रहा हूँ मैं, किसी अवाष्पशील पदार्थ को
पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाने पर, शुद्ध विलायक में मिलाने पर शुद्ध विलायक में मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है। और हिमांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, का अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। इसका सूत्र देखो, ये हो गया हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ से इसे दर्शाते हैं, जो तुम्हारा मोलरता की समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीएफ, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, केएफ ये आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, ये अवनमन स्थिरांक होता है, ये हो गया तुम्हारा सूत्र। इससे एक सूत्र निकलता है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे M बराबर स्मॉल w इंटू KF इंटू 1000, जब द्रव्यमान ग्राम में लिखा जाता है तब। अब मोलल के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ये अपना ध्यान रखना। अब बड़का W का मतलब होता है विलायक का भार इंटू डेल्टा टी एफ, हिमांक का अवनमन। ये हो गया मोलर द्रव्यमान। इसी से न्यूमेरिकल पूछेगा 2 नंबर में या 4 नंबर में। इसके बाद हमको पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन। क्या पढ़ना है अब? क्वथनांक। बस 15 मिनट में और आपकी क्लास खत्म हो रही है। नहीं 15 मिनट, 5 मिनट और लेंगे। न्यूमेरिकल मैंने बता दिया किस किस से न्यूमेरिकल आते हैं, 1-2 एग्जाम्पल हम तुमको दे देंगे। क्वथनांक का उन्नयन, इसके लिए वही परिभाषा, किसी अवाष्पशील पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने, शुद्ध विलायक में मिलाने पर उसके या विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। उसको मत देखना, वो हिमांक के लिए क्वथनांक में, क्वथन का मतलब होता है उबालना। अब क्वथनांक वह अंक होता है या वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है, इसको कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक में वृद्धि क्या करते हैं? नमक, चीनी ये सब मिला करके, है ना, अवाष्पशील पदार्थ को मिलाकर। जैसे पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, अब हम नहीं चाहते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस में उबले, ये और देर से उबले, तो इसमें हम नमक डाल देंगे। तो अब ये मान लो 110 डिग्री में उबलने लगा है ना, तो वृद्धि हो गई ना कितनी, 10 डिग्री की। इसी को कहते हैं डेल्टा टीबी, जो ये 10 डिग्री सेल्सियस निकला है। अब इसका सूत्र देख लो, डेल्टा टीबी बराबर मोलरता इंटू KB, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद इसका एक सूत्र ऐसे जैसे इसका मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का भार इंटू KB मोलल उन्नयन स्थिरांक इंटू 1000 बटे कैपिटल W मतलब विलायक का भार इंटू डेल्टा TB, क्वथनांक का उन्नयन, इसी को कहते हैं डेल्टा TB। ये दोनों सूत्र से इसके न्यूमेरिकल, है ना, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसकी परिभाषा देख लो, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा या अवनमन स्थिर, हिमांक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा है, दोनों में कोई पूछ सकता है। तो देख लो, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। अगर तुमसे पूछे मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो इसकी परिभाषा सिंपल से देखो, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर, क्या विलेय घोलने पर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है, किलोग्राम नहीं, 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलने पर विलयन का बढ़ा ताप
मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखो कितनी सरल परिभाषा हमने बता दी। 1000 ग्राम विलायक में, मतलब पूरा विलायक है वो 1 किलोग्राम का है, उसमें 1 मोल घोलने पर जितना ताप बढ़ रहा है, मान लो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो यही इसका मोलल अवनमन या उन्नयन स्थिरांक होता है। अवनमन हो जाएगा इसमें बस ये हो गई इसकी परिभाषा। घोलने में बढ़ा ताप, ऐसे लिख दिया, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद ये हो गया, अब तुम्हारा बचा परासरण दाब। यही हम तुमको परासरण दाब बताए दे रहे हैं। परासरण दाब पहले परासरण की परिभाषा देख लो बच्चों। अब पूछ भी लेता है, परासरण और प्रतिपरासरण हम दोनों बता देंगे। प्रतिपरासरण आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो चल रहा है प्रतिपरासरण। परासरण तो सबको पता है, प्रतिपरासरण बहुत पूछता है, क्योंकि ये परासरण दाब के बाद आती है परिभाषा। परासरण में विलायक के कण, सबसे पहले विलय को भूल जाओ, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ये एक झिल्ली लगी है अर्धपारगम्य झिल्ली, या मान लो ये बनी काय की होती, बहुत अच्छा, एक प्रोटीन की, तुम्हारे जो अंडा होता है, अंडा देखे हो तो अंडे के 2 पार्ट होते हैं, एक ऐसे तोड़ोगे ऊपर से तो अंदर ये वाइट कलर का मटेरियल निकलता है, फिर उसके अंदर एक पीली कुछ निकलता है, लिक्विड है ना, उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, उसी को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। वो भी अर्धपारगम्य होती है, उसमें केवल विलायक के कण इधर से उधर जाते हैं, विलेय के नहीं जाते। ये फेरोसाइनाइड की भी तुम बना सकते हो, एक तरह की छलनी होती है, जैसे जिसमें चाय छानते हो, तो बस वही समझो। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण कम सांद्रता से, जिधर कम है इधर कम है, कम से ज्यादा की तरफ, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, गला बैठ गया क्या, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं अपने आप, किसी को कहना नहीं पड़ता है, ना कोई क्रिया करानी पड़ती है। ये सब तुम बना के रख दोगे, जहाँ कम सांद्रता होगी, जहाँ अधिक और तब तक जाता है जब दोनों तरफ, जब तक सांद्रता बराबर नहीं हो जाती, किसकी, विलायक की। तो अब ये क्रिया हो रही थी, अब किसी का दिमाग काम किया कि ये क्रिया क्यों हो रही है, हम ये क्रिया नहीं होने देंगे। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जा रहे हैं फटाफट, तो अब किसी का दिमाग काम किया कि हम ये नहीं होने देंगे, तो उसने पिस्टन लगाया ऊपर और उसको दाबना शुरू कर दिया। इसको जब दाबा जाएगा, एक लिमिट होगी, इस लिमिट तक ही दबेगा, उसके बाद ये वापस लौटने लगेगा, है ना। जैसे कहीं से पानी आ रहा है तो हमने ऐसे हाथ लगा के रोक दिया, अब हम इसको ज़्यादा कस के झेल दे तो ये वापस नहीं चला जाएगा। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पिस्टन लगा है, पिस्टन लगा करके इसको रोका गया, तो जिस दाब पर यह रुक गया, यह मत परासरण की क्रिया रुक गई, यहाँ विलायक आना रुक गया, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ये 1/पाई के बराबर होता है लगाया गया दाब। अब देखो, इसको पाई से डिनोट करते हैं या सी से डिनोट करते हैं। सी बराबर होता है NRT या P बराबर N/V। सी बराबर P N/VRT। ये हो गया तुम्हारा परासरण दाब, ठीक। परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर से सुन लो, परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर
जब, ये प्रतिपरासरण की परिभाषा सुनो, परासरण दाब से अधिक दाब लिखते जाओ, है ना। नोट्स तरीके है ये, बस अब मैं इतना लिखूं, तुम खुद लिख लो स्वयं, है ना। कॉपी का पेन उठाओ, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो, जितने सूत्र और जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ। परासरण प्रतिपरासरण की परिभाषा सुनो, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर जब विलायक के कण वापस, मतलब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होने लगते हैं, वापस लौटने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण। ये हो गया तुम्हारा लगभग पूरे चैप्टर का सत्यानाश हो गया, है ना। सत्यानाश का मतलब तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम अगर पढ़ना चाहोगे न्यूमेरिकल, तो 2-4 न्यूमेरिकल हम तुमको करवाए दे रहे हैं, या होमवर्क के रूप में है आपको। ये सब आप अपने घर में करिएगा। हम इन्हीं सूत्रों से रिलेटेड ऐसे सवाल देंगे जो आपके पेपर में आने ही आने हैं। अगर सवाल आएगा तो यहाँ से आएगा। सबसे पहले अपने तुम बहुविकल्पी का देखो सवाल। शुद्ध जल, वो कहेगा शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो, शुद्ध जल की। और ये बहुविकल्पी में उठा के देख लेना इसका इतिहास कितना पुराना है, बराबर पूछता है। शुद्ध जल की मोलरता, हम तो कहते हैं इसको याद कर लो, 55.53 या 5 ऐसे करके 5-6, इसको याद कर लो, शुद्ध जल की मोलरता। ये तुमसे क्योंकि सवाल नहीं हल करवाएगा, तुमसे बहुविकल्पी ही पूछेगा। फिर पूछेगा कि 1 मोल में, और मैं तुमको सवाल करवाए दे रहा हूं, 180 ग्राम, या कभी वो 18 पूछ लेगा, ऐसे पूछता है, या 1 ग्राम। 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो मोल क्या होता है? मोल होता है भार बटे अणु भार। भार क्या हो गया? भार तुमको 180 दिए, अणु भार क्या इसे निकाला जाता है? H2O। देख लो एक बार अणु भार कैसे निकाला जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, संख्या कितनी? 2। जब तत्व बदलो तो प्लस का चिन्ह लगा दो। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 8 दूनी 16, इसको जोड़ोगे बउआ आएगा 18। तो भार बटे अणु भार काट डालो, 10 आ गया। कितना आ गया? 10। तो मोल कितने आ गए? 10 मोल दिया, 10 मॉलिक्यूल। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल, हाँ इसका न्यूमेरिकल एक उसमें देख लेना जो मोल अंश निकाला जाता है, वो भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। बाकी हम तुमको मोलल उन्नयन स्थिरांक वाले सवाल करवाए दे रहे हैं। एक सवाल देंगे वो भी होमवर्क में, अपने अपने घर में लगाओ। ये है, और ये ऐसा ही सवाल नहीं है, ये आए हुए परीक्षा में सवाल हैं। एक वैद्युत अनअपघट्ट के आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा सवाल, मैं पढ़े दे रहा हूँ, उसको करना है। एक वैद्युत अनअपघट्ट के 2.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक हो जाती है, तथा बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करिए। उसने दिया क्या क्या है तुमको उसने दिया है विलेय का भार, मतलब स्मॉल w उसने तुमको दिया है इतने, और विलायक का भार मतलब जिसमें घोला गया है बेंजीन का उसने दिया है तुम्हें 50 ग्राम।
अब वो तुमसे कह रहा है इसके हिमांक में इतनी कमी हो जाती, मतलब डेल्टा टी एफ भी उसने दे रखा है कितना 0.40 केल्विन, और अवनमन स्थिरांक भी दे रखा है मतलब के एफ कितना 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब ये सवाल कैसे लगाना है ये देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान या अणु भार बराबर 1000 इंटू विलेय का भार इंटू डेल्टा, डेल्टा नहीं इसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक के एफ बटे कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी एफ, मतलब जितनी कमी हुई है वो। अब इसमें मान रखो जरा, मान रख लो 1000 इंटू स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू तुम्हारा ये दे रखा है 2.0 इंटू, अब तुमको रखना है इसका मान, इसका मान है यहाँ कहाँ ये रखा है 5.12 बटे कैपिटल डब्लू का मान है 50.0 इंटू इसका मान है 0.40। अब क्या करेंगे? सीधा साम करना बताते हैं, दशमलव ये इनका दशमलव का कोई मतलब नहीं है। 1000 दूनी 2000 m बराबर 2000। अच्छा इसके दशमलव से इसका दशमलव उड़ गया, अब ये 40 से कटेगा क्या? 40 से मत काटो इसको, इसका एक 0 उड़ा दो इससे, है ना। 4 से काट दो इसको, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 उठी 32, ये हो गया बटे 50। 50 चौको 200, 128 गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 5 एकन्नम 5, इतना आ गया, है ना। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ऐसे निकाला जाता है। चलो ये ऐसे सवाल हो गया, बस ऐसे ही न्यूमेरिकल इससे पूछेगा, इतना सब कुछ दे देगा, इनमें से कोई एक चीज़ है ना तुमसे पूछ लेगा। इसमें तुमसे पूछा इसने ये, कभी कभी तुमसे डेल्टा टी एफ भी पूछ लेगा, तो इसी में सूत्र में रख देना, जो पूछे वो निकाल के रख देना, बस हो गया। ऐसे इसके न्यूमेरिकल लगते हैं। अब तो बच्चों आज की क्लास में आपने विलयन को अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया। हमने इसके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी भी बता दिए। अच्छा इसके बहुविकल्पी ऐसे भी पूछ लेता है कि 10% NaOH का क्या मतलब है? 10% NaOH जलीय विलयन, तो इसका मतलब ये होता है कि 100% जल में 10% तुम्हारा NaOH घुला है। जैसे कहे 5% एल्कोहल का जलीय एल्कोहलीय विलयन, तो मतलब तुम्हारा 100% कोई विलयन है, उसमें 5% तुम्हारी शराब। ऐसे लिखा होता है कैन वो पढ़ लेते हो ना, जैसे पेप्सिली इसमें लिखी होती है 5% शुगर, है ना। तो 5% का शुगर का मतलब प्रति 100 ml में 5% शक्कर है। इसका मतलब यही ऐसे बहुविकल्पी पूछ लेता है कि प्रति 10 NaOH या 10% NaOH जलीय विलयन का क्या मतलब होता है, वो तुमको बता देना। ऐसे हमने तुमको बता दिया बस। तो बच्चों आज की क्लास में विलयन हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो इसके लिए अब आगे की जो क्लास आएगी वो आपकी वैद्युत रसायन की आएगी, और 2 दिन में या एक ही दिन में हम उसको पूरा 1 शॉट इतना अच्छे से रिवीजन करा देंगे कि दोबारा आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ कहने की, कहीं भी इधर उधर कॉपी किताब उठाने की। अध्यापक पे भरोसा करके चला जाता है कि जो हमें बताया गया है इसके बाहर कुछ नहीं आना। इतने कॉन्फिडेंस हो जाओ, इतनी बार एक ही क्लास को इतनी बार कर लो, इतनी बार देख लो कि जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठो तो यही दिखे। इधर उधर के अध्यापकों से हम नहीं कहते, जो पसंद हो तुम्हें उसको देखिए सुनिए, जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए। एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है, तो चलिए आगे की क्लास वैद्युत रसायन के लिए तैयार हो जाइए।